आगे हम और सोचें तो 2013 या उसके दौरान कुछ समय तक फार्मास्यूटिकल शेयर्स में बहुत सारा बूम था। लोग फार्मास्यूटिकल शेयर्स को खरीदने के लिए पागल हो गए थे। 70-80 के पी पर भी लोग खरीद रहे थे और अचानक से सब फस्त हो गया। कुछ शेयर्स आज की तारीख में भी अपनी उस हाई लेवल की वैल्यू से ऑलमोस्ट 67% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो क्या समझ में आए कि जब तेजी बहुत होती है तब थोड़ा सोचना चाहिए उस सेक्टर में। लाइक वी डिस्कस्ड कि 10 सालों के बाद मेटल्स में अचानक से बूम आया। रियल एस्टेट कंपनीज अपनी रियलिस्टिक वैल्यू से भी कुछ ज्यादा ही ट्रेड करने लग गई। तब एक प्रूडेंट इन्वेस्टर सोचेगा कि क्या इसमें जाएं या ऐसे सेक्टर में लगाएं जिसको आज कोई पूछ नहीं रहा है और उसका ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। 2020, 21, 22 में अभी जो तेजी आई उसमें शुरुआत का ट्रेंड आईटी कंपनीज ने जबरदस्त पकड़ा। कोविड के दौरान ऑलमोस्ट हाई लेवल से 3-4 गुना 5 गुना तक कुछ शेयर्स की कम चले गए। पी रेशियोज अनरियलिस्टिकली 60 के लेवल्स पे आ गए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दैट वी आर डिजिटाइजिंग आवरसेल्व्स। पिछले 6 महीनों में कुछ कंपनी के शेयर्स के प्राइस, फार्मास्यूटिकल्स कहें या आईटी कहें, ऑलमोस्ट 50% तक राइट ऑफ हो चुके हैं। छोटी कंपनियों के, बड़ी कंपनीज में भी ऑलमोस्ट 20, 30, 40% का लॉस आ चुका है। कुछ अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ गए हैं, कुछ अभी भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो चले हुए शेयर्स में पी रेशियो उस टाइम पे भी मायने रखता था कि आर वी बाइंग इट ऑन अ सेंस ऑफ 50-60 पी दैट दीज अर्निंग्स विल रिमेन, और इसमें ग्रोथ और आएगा, ये भी सोचना था। मेटल्स में भी तेजी आ चुकी। अब मेटल्स में भी आप सोचेंगे कि 4 के पी पे मिल रहा है, लेकिन आप ये भी सोचो कि 90 रुपए वाला स्टील जो 1 किलो में मिल रहा था वो आज 55-60 तक आ चुका है। तो अर्निंग्स सिक्लिकल सेक्टर्स के हिसाब से कम हो सकती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो पहले दिख रही थी वो अभी ना दिखे। 2022 में अभी जो तेजी चल रही थी वो थी न्यू एज सेक्टर्स, न्यू बिजनेसेस, चाहे वो लॉस में हो फिर भी चलेगा। सो डिजिटल रिलेटेड बिजनेसेस, होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी, दो स्टार्टअप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, राइट, ये सारे बहुत चल रहे थे। हालांकि लॉस मेकिंग कंपनीज थी, लेकिन लोगों में हवा थी। तो अब उस हवा में बहुत कंपनीज बैठ गई और आईपीओ से पैसे जुटा लिए। लॉन्ग टर्म में यही मायने रखेगा कि आप कैसे कमाएंगे। होटल्स जो इतने सालों तक नहीं चले थे, आज फिर तेजी पकड़ने लग गए। पी रेशियो अगर आप देखें तो 50-60 का पी है। क्या अर्निंग्स प्रोबेबिलिटी रहेगी, या हम उन्हें उस वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हैं जो उनकी रियल एस्टेट्स की वैल्यू है, जहां पे वो होटल्स खड़े हैं? क्या अर्निंग्स में जंप आएगा? ये तो एक प्रूडेंट इन्वेस्टर ही बता सकता है। कोई नॉर्मल इंसान के कैलकुलेशन के बस की बात नहीं है। तो हम होप्स पे जी रहे हैं, तोप पे नहीं, राइट? अब कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण उस सेक्टर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक समय था जब वॉच कंपनीज की बहुत बड़ी डिमांड थी। मोबाइल आया, मोबाइल ने पूरा गेम चेंज कर दिया और वॉचेस का डिमांड खत्म होने लगा। यही चर्चा या हवा धीरे धीरे ईवी सेगमेंट में पकड़ने लग गई। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिसमें पिस्टन्स, फ्यूल इंजन्स और लुब्रिकेंट्स जैसे सेक्टर को बहुत मार पड़ी। पिस्टन्स ईवी व्हीकल्स में नहीं लगते, लुब्रिकेंट्स भी नहीं लगते,
और फ्यूल इंजन्स तो बिल्कुल नहीं लगते। ट्रांजिशनल से हम ईवी तक कैसे शिफ्ट होंगे, या क्या लॉन्ग टर्म में ईवी टिक पाएगा अपनी हाई कॉस्टिंग के कारण, यह भी एक प्रश्न खड़ा होता है। ये एक नया सेक्टर है, परफॉर्मेंस 5 साल बाद पता चलेगी। बैटरी बैकअप्स, चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग स्टेशंस, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ दोज बैटरीज, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन आज की डेट में अगर लोगों की फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को देखें तो पिस्टन्स कंपनीज के शेयर्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो 7 या 8 के पी पे चले गए। रीजन, द वर्ल्ड थिंक्स that they need to shift to newer technologies as this piston sectors will not be doing well. Lubricants में मुझे याद है कुछ सालों पहले एक बहुत ही जाने माने निवेशक और सलाहकार प्रकाश दीवान जी ने एक लुब्रिकेंट कंपनी के बारे में कहा था कि पहले पुराने टाइम में आप 50 रुपए के पेट्रोल में 5 रुपए का एक छोटा सा टूटी का पाउच लगाते थे। अब टूटी इंजन्स बनना बंद हो गए, अब हम आ गए 40 पे। 40 में आप कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद ही ऑयल चेंज करते हो, तो ऑयल का कंजम्पशन कम हो गया। अब हम जैसे जैसे ईवी में आ रहे हैं, इनका तो डिमांड ही नहीं रहेगा। तो वो कंपनीज जो 5-6 साल पहले बहुत ही बड़े पी पे ट्रेड कर रही थी, आज कम पी पे आ गए, डिविडेंड यील्ड भी सुधर गया। क्या हम ट्रांजिशनली जाएंगे ईवी की ओर, या हमें फिर भी ट्रेडिशनल वे में ही रहना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आपकी कंपनी के पी पर, आपके इंडस्ट्री लेवल पी पर और निवेशकों की रुचि में बहुत ध्यान रखते हैं। परसेप्शंस, ये भी एक मायना रखता है। आज की डेट में हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस को हम अवॉइड करते हैं। नॉन रिन्यूएबल पावर सेक्टर में भी ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, सब रिन्यूएबल सेक्टर्स के पीछे पड़ गए हैं। तो आप जनरली देखेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको मैन्युफैक्चरर्स हो तो भी कम पी मिलेगा। नॉन रिन्यूएबल सेक्टर्स में पावर कंपनीज हो, उनको भी पी मिलता है, लेकिन थोड़ा डर डर के। दूसरी हम बात करें कि पोल्यूटेंट्स के हिसाब से प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनीज को कोविड से पहले बहुत ही कम पी पे ट्रेड कर रहे थे। हालांकि वी आर एज ह्यूमंस वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेंट्स बाय यूजिंग प्लास्टिक। कंपनीज की सीएजीआर ग्रोथ 30-40% पे बढ़ रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी हर साल 40-50% पे बढ़ रही थी, फिर भी कंपनीज को कम पी मिल रहा था। कोविड आया, प्लास्टिक यूज पहले तो उतना ही था, बैन लगे या नहीं लगे, बट इट हार्डली इफेक्ट्स द थिंग्स। आप एक 5 रुपए के पाउच को भी लेके चलते हैं तो वो भी प्लास्टिक का होता है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू रिड्यूस दिस यूज ऑफ प्लास्टिक, लेकिन नहीं चल रहा था। पैकेजिंग कंपनीज में जबरदस्त बूम आया। इन द नेक्स्ट 2 years द कंपनी सॉ देयर प्राइसेस डबल 6 times, 6-7 गुना बढ़ गए अच्छी कंपनीज के प्राइस। लेकिन फिर भी निवेशकों में लॉन्ग टर्म में ये डर रहता है कि विल दिस बी सस्टेनेबल, ये भी एक सोचने की बात है। नेक्स्ट, अभी जो हवा चल रही थी वो अलग अलग रिन्यूएबल सेक्टर्स में है, डिफेंस रिलेटेड है। अब जब किसी सेक्टर को कोई पूछ नहीं रहा होता है तो कोई एनालिस्ट भी आपको रिकमेंड नहीं करता है। अगर आपको किसी ने कोई डिफेंस कंपनी को 2 साल पहले खरीदने की बात कही होती तो वो मना करता। आज जब वो कंपनी का शेयर 4-5 गुना बढ़ गया है, तब हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये भी आप सोचिए, अगर आपको किसी में सेक्टर में दम लगता है और आपको लगता है ये सेक्टर नहीं चल रहा है, कम पी पर चल रहा है और आने वाले समय में इसका दिन होगा, तब आप जरूर सोचें और भेड़ चाल में आए उससे पहले 2 बार सोचें, राइट। सो दिस वाज अबाउट द पी रेशियोज। सो हमने ये भी डिस्कस किया कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स अगर बढ़ जाएं तो आपको 4-5 का पी भी कभी कभी महंगा लगता है, और कभी कभी प्रॉफिटेबिलिटी अभी नहीं है, आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, तो 50 का पी भी सस्ता लगेगा। सो कंप्लीटली अगर आप देखने जाएं
तो पी रेशियोज जो बुक्स पर दिखेंगे आपको वो इतने मायने नहीं रखते. द फॉरवर्ड पी इज समथिंग विच one has to look into. So this was all about the P ratios and the expectations and how a company or an investor thinks about the value of it considering the future earnings and the future sustainability of the business. हमने ये सारी चीजें डिस्कस की. एक लास्ट पॉइंट जो याद आ रहा है दैट वाज अबाउट द ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरर्स. अगर हम देखें तो पी रेशियो क्यों मायने नहीं रखता है. 2015, 17, 18 के आसपास ये कंपनीज के शेयर ऑलमोस्ट लो लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे. अचानक से ग्रेफाइट में किल्लत आ गई, सिक्लिकल सेक्टर्स जो हम कहते हैं, और प्राइस ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बढ़ गए. एक शेयर का प्राइस जो 70 रुपए चल रहा था वो 1400-1500 तक चला गया. जैसे ही प्राइस गिर गए उस कमोडिटी के, उस शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट पे ट्रेड हो गया. सो 1500 वाला शेयर आपको 200 पे मिलने लग गया, 5000 वाला शेयर आपको 800 पे मिलने लग गया. हालांकि उस दौरान उस कंपनी ने बहुत पैसा कमा लिया था. सो बहुत ध्यान रखिए कि जब किसी चीज में हाई प्राइस चल रहा हो तब बिल्कुल सोचें, और जब बहुत लो चल रहा हो तब भी सोचें. अब उसी चक्कर में कहीं गंजे हो जाएंगे. Thank you.